बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ग्रुप नंबर 12 है एंड आई एम मोहम्मद बिलाल बाबर। और जो हमारा टॉपिक है वो है जीपीयू, सीपीयू, टीपीयू एंड वीपीयू। सबसे पहले जो है ना हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रोसेसर। तो सबसे पहले जो है ना हम बात करेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है। जो प्रोसेसर है ना वो एक स्मॉल माइक्रोचिप होती है जिसका जो बेसिक पर्पज़ होता है ना वो तमाम हमारे जितने भी कंप्यूटर के फंक्शन है ना उनको परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे अरिथमेटिकल जो फंक्शन है वो परफॉर्म हमारा कंप्यूटर करता है वो भी प्रोसेसर का काम है। फिर जितने भी हमारी लॉजिकल इनपुट्स हैं यानी कि यूज़र उसको एक डाटा दे रहा है और उससे उस डाटा को प्रोसेस होने के बाद जो उसको यूज़र को इनपुट और आउटपुट मिल रही है वो भी प्रोसेसर ही करवा रहा है। उसके बाद जो है इसका जो दूसरा मेजर फंक्शन यानी कि इन अदर वर्ड यही है कि इसका इसने जो यूज़र से रॉ डाटा लेना है और उसको प्रोसेस करना है। उसके बाद जो है ना इसने यूज़र को आउटपुट देनी है। द नेक्स्ट इज के हमारे पास जो है ना वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। अब जैसा कि जो सीपीयू है वो हर एक कंप्यूटर में जो है ना वो लगा होता है और हम जो है ना इसको सीपीयू को जो कंप्यूटर है हमारा वो उसको उसका हम इसको जो है ना वो ब्रेन कहते हैं सीपीयू को। तो जो सीपीयू है असल में ये भी एक प्रोसेसर ही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो ये भी एक हमारे कंप्यूटर में जितने भी टास्क फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो सभी जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही वो काम करवा रहा है। जो इसका काम होता है ये है कि इसने यूज़र से इनपुट डाटा लेना है और उसको प्रोसेस करना है। उसके बाद जो है ना वो यूज़र को आउटपुट पे इसने वो डाटा जो है ना वो उसने यूज़र को दे देना है। उसके अलावा जो इसका दूसरा काम है ना वो ये है कि ये डाटा को स्टोर भी कर सकता है। उस पे ये हमारे मर्ज़ी के मुताबिक या जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक ये इस पे जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद जो है ये उसको फंक्शन परफॉर्म करने के बाद जो है ये आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र को जो है ना ये आउटपुट पे रिजल्ट शो करवा देता है। उसके अलावा जो है जितने भी ईच एंड एवरी ऑपरेशन इन आवर कंप्यूटर इज कंट्रोल बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो हमारे पास जो सीपीयू है उस पे जो मेजर पार्ट्स हैं वो ये तीन है। जो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट है वो है क्या है मेमोरी है। मेमोरी का क्या फंक्शन होता है कि जितना भी डाटा हमारे पास आ रहा है जहाँ या जो हमारा प्रोसेसिंग के दौरान जितने भी हमारे जो स्टेप्स हैं जिन्होंने हमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास एक ए है इज इक्वल टू बी प्लस सी। जब ये हमारे पास एक अरिथमेटिकल जो फंक्शन है ये वाला परफॉर्म होगा और जो इसका रिजल्ट है वो इसमें जाके स्टोर होगा और ये बेसिकली जो है ना ये सीपीयू में जाके स्टोर हो रहा है। उसके अलावा जो है ये एक आप और एग्जांपल है कि जैसे डी है जो इसका रिजल्ट है वो है ए प्लस इंटरमीडिएट हम वैल्यू ले लेते हैं 1। तो अब ये देखें ना जो इसका रिजल्ट है वो यहाँ पे शो यूज़ हो रहा है। तो ये टेम्परेरी भी जो हमें डाटा चाहिए होता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो भी जो है हमारा सीपीयू में जाके सीपीयू की मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो है हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने जो है ना हमारे डाटा की जितनी भी फंक्शनिंग है उसको जो है ना ये कंट्रोल यूनिट ने हमारे कंट्रोल करनी होती है। फॉर एग्जांपल अब हमने ये जो अरिथमेटिकल जो ऑपरेशन है ये परफॉर्म करना था इसमें ये हमने प्लस साइन लगाया है। इसमें प्लस के बजाय जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन भी आ सकता था, हमारे पास माइनस का साइन भी आ सकता था, हमारे पास जो है वो डिवीजन का साइन भी आ सकता था। लेकिन इसने क्या किया है इसने जो है वो यूज़र के इनपुट को देखते हुए यानी कि जो हमने आउटपुट दिया होता है उसके मुताबिक जो है ना इसने जो कंट्रोल यूनिट ने यहाँ पे जो है ना ये प्लस का साइन जो प्लस का जो फंक्शन है वो यहाँ परफॉर्म करके और ये जो है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस पे हमारे यूज़र को इसने आउटपुट दे दिया। थर्ड वन है अरिथमेटिकल लॉजिक। अब हमारे जो कंप्यूटर है इसमें जितने भी हमारे पास वर्किंग है वो किसी ना किसी प्रोसेस से गुजर के आती है। तो जो उस प्रोसेसिंग का जो मेजर पार्ट है जो उसको परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास होता है अरिथमेटिकल यूनिट।
अब ये अरिथमेटिकल यूनिट जो है ये बेसिकली हम इसको समझाने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये कि हमारे पास जैसे कि प्लस मल्टीप्लाई, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये जितने भी हमारे पास जो है फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ये हमारा अरिथमेटिकल यूनिट जो है ना वो इसको परफॉर्म करवा रहा है। और ये कौन सा यूनिट जो है, हमने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है अरिथमेटिकल यूनिट का, या कौन सा हमने ऑपरेशन यूज करना है, उसको जो हमारे पास कंट्रोल करना है वो है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास के यहाँ पे हमने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो हमारा सीपीयू है उसके जो हमारे पास पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये जो आपको एक बड़ा सा डिब्बा नजर आ रहा है, ये वाला, ये है हमारा सीपीयू। ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है ना यूजर इसको इनपुट दे रहा है, इनपुट डाटा दे रहा है, मतलब कि उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, या किस डाटा पे जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, या वो कंप्यूटर से क्या टास्क या फंक्शनिंग परफॉर्म करवाना चाह रहा है, वो हमें ये यूजर जो है ना वो हमें इनपुट देगा। उसके बाद जो है ना हमारे पास सीपीयू में ना दो यूनिट चीजें आती हैं। वन इज कंट्रोल यूनिट एंड द अदर वन इज अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है ना, इसका फंक्शन ये होता है कि इसने यूजर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसने हमारी जो डाटा का फ्लो है उसको इसने कंट्रोल करना होता है। अब हमारा जो डाटा है, लेट्स सपोज के 32 बिट का डाटा है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास जो है ना वो 32 जो है ना वो डाटा बसेस जो है वो कंप्यूटर में होती हैं। तो अब कौन सी बस पे कौन सा डाटा जो है ना वो सेंड करना है, और किस डाटा से कौन सा जो टास्क है वो परफॉर्म करवाना है, वो डिसाइड करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। उसके बाद जो है ना ये अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट से मतलब कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यूजर है उसने हमें डाटा दिया ए और बी, ये हमारे पास जो है ना वो इनपुट डाटा है। अब उसने जो हमें हमसे ऑपरेशन जो उसने परफॉर्म करवाना है, ए और बी उसने यूजर ने हमें इनपुट डाटा दिया है, और जो उसने फंक्शन परफॉर्म करवाना है ना, लेट्स सपोज वो है एडिशन का फंक्शन है। अब जो हमारे पास जो सबसे पहले जो है ना वो ये जो यूजर का डाटा है वो मेमोरी में जाएगा। उसके बाद ये जो है ना ये हमारा ऑप कोड है, इसको हम ऑप कोड बोलते हैं। ये इसका जो सिग्नल है ना वो डायरेक्ट जाएगा कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट जो है ना आगे इसको सिग्नल देगा अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट को, यानी कि एएलयू को। अब एएलयू को जैसे ही ये कंट्रोल यूनिट देगा सिग्नल देगा, तो उसको ये एएलयू आगे को पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा, सपोज करें कि एएलयू यानी कि हमारे पास जो है वो एडिशन करवा सकता है, सब्ट्रैक्शन करवा सकता है, मल्टीप्लिकेशन करवा सकता है, और डिवीजन करवा सकता है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो ये हमारे पास यूजर ने ये वाला डाटा दिया है इस पर मैंने कौन सा जो है वो फंक्शन परफॉर्म करना है। अब ये वाला जो ओ कोड है ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट पे जाएगा। कंट्रोल यूनिट जो है ना ये इसको एएलयू को सिग्नल दे देगा। एएलयू को जैसे ही सिग्नल मिलेगा उसको पता चलेगा कि मैंने ये वाला जो है वो फंक्शन परफॉर्म करवाना है, ये मैंने ये वाली जो बिट है इसको मैंने ऑन करना है। तो जैसे ये ऑन होगी तो ये हमारे पास ए प्लस बी जो अरिथमेटिकल यूनिट है वो हमारे पास इस पे फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि ए प्लस बी, और ये डाटा को प्रोसेस करके ये बैक हमारा जो है ना वो ए एल यू कंट्रोल यूनिट को दे देगा। अब आगे जो है ना दोबारा कंट्रोल यूनिट ने ये देखा ना ये टू वेज कम्युनिकेशन कर रहा है ना। अब हमारे पास उसके बाद दोबारा जो कंट्रोल यूनिट है उसने ये फैसला करना है कि आया उसने जो है वो रिजल्ट, कंट्रोल यूनिट ने ये फैसला करना है कि आया वो जो रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ है उसको उसने मेमोरी में स्टोर करवाना है, यानी कि ये इधर मेमोरी में उसको सेंड करना है, या मेमोरी से उसने उसको यूज़र को देना है। अब यूज़र को वो कैसे देगा, आउटपुट की फॉर्म में। अगर उसने मेमोरी में स्टोर करवाना है तो वो सिंपली जो है यहाँ पे मेमोरी में स्टोर कर देगा। इसी तरह अगर उसने यूज़र ने मेमोरी से डाटा लेना है तो वो ये मेमोरी से डाटा लेगा कंट्रोल यूनिट के थ्रू, और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा के अगर उसने यूज़र को आउटपुट पे डाटा देना तो वो ये यूज़र को डाटा दे देगा, अदरवाइज जो है वो दोबारा मेमोरी में डाटा को स्टोर करवा देगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है
ये कि जो हमारे पास मेमोरी और स्टोरेज यूनिट है वो क्या, उनके क्या फंक्शंस हैं। तो जैसा कि ऊपर हमने डिस्क्राइब कर दिया वह को जो मेमोरी और स्टोरेज यूनिट है उनका जो मेजर फंक्शन होता है ना वो डाटा को स्टोर करना होता है। इसके अलावा ना कि ये सिर्फ डाटा को स्टोर करता है, जैसा कि पहली लाइन में बताया गया हुआ है कि ये जो हमारे पास डाटा की इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि सपोज करें कि हमने इस वक्त डाटा पे ये करना है, इस वक्त हमने डाटा पे ये करना है, तो ये उनको भी टेम्परेरी स्टोर करने के लिए और उन पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है उनके लिए भी ये काम करता है। उसके बाद है ये कि हमारे पास इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ए है जिसपे हमने डाटा को स्टोर करवाना है। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हमारे पास दो इनपुट है और इन पे जो हमने ऑपरेशन है वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवा के हमने जो रिजल्ट है वो ए में स्टोर करवाना है। अब जो दूसरा हमारे पास फंक्शन है वो हमने डी में डाटा स्टोर कराना है और वो उसमें हमने ए की जो ऊपर वैल्यू हमने यूज़ की हुई है ये वाली, इसको हमने यूज़ करना है ए प्लस डी। अब और जो हमने फाइनल जो वैल्यू हमने स्टोर करवानी है वो हमने डी वाली करवानी है। अब ज़ाहिर बात है पहले जो ए एल यू है वो ए वाला जो फंक्शन है इसको परफॉर्म करेगा, यानी कि वो पहले सबसे बी प्लस सी करेगा और जो रिजल्ट है उनको ए में स्टोर करवाएगा। उसके बाद जो फाइनल उसने फंक्शन हमारे पास परफॉर्म करना है वो है डी इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो इसके लिए उसको ए की जो है ना वो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, लेकिन जो उसने फाइनल मेमोरी में हम रिजल्ट शो करना चाह रहे हैं वो ये डी वाला है। अब इसके लिए अब ये देखें ना ये वाला जो रिजल्ट है इसको हमने डिस्कार्ड नहीं किया। ये हमारे पास इधर जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो एज अ इंटरमीडिएट वैल्यू का जो है वो हमारे पास रिजल्ट जो है ना वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद ये है कि ये हमारे पास जैसा कि ये डी वाली वैल्यू है इसको फाइनल रिजल्ट को जो है वो उसको भी स्टोर करता है। उसके बाद जितनी भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट की जो डाटा है वो भी मेमोरी के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। जो बेसिक हमारा जो कंट्रोल यूनिट है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जितनी भी हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी है उसको जो कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है कंट्रोल यूनिट। अब जो है ना वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट है। अब इसमें हमने ये देखें, ये पहला जो पॉइंट है इसमें ये है कि इसमें जितना भी हमारे पास डाटा है उसने ट्रांसफ़र होना है ना। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास जो है वो मेमोरी में डाटा स्टोर है और हम उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जैसा कि हमने ये पिछली स्लाइड में देखा है, यहाँ पे पीछे जा ही नहीं रहा। तो उस पर ये है कि अब हमारी जो मेमोरी से डाटा आना है या हमारे यूज़र से डाटा आना है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट जो है ना वो हमारी हेल्प करता है। अब उसको जो सपोज करेंगे हमारे पास ये ए का एक फंक्शन है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब जो बी का डाटा है ये यूज़र से आना है या हमारी मेमोरी से आना है, ये या ये डाटा मेमोरी से आया है या हमारे यूज़र से आया है, तो इसको कंट्रोल करना या कौन सा डाटा जो है यहाँ पे हमने किस डाटा पे हमने जो है ना वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सारा जो है वो हमारा ये कंट्रोल यूनिट जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा ये है कि हमारे पास जो ये कंट्रोल यूनिट है ये ओवरऑल जितनी भी हमारा कंप्यूटर का यूनिट्स हैं या फंक्शंस हैं छोटे छोटे उनके साथ ये सारों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि जो हमारा ये कंट्रोल यूनिट था, मैं इसको सी यू के नाम से दे रहा हूँ, ये हमारे पास ए एल यू के साथ भी कनेक्टेड था, ए एल यू के साथ भी था, ये हमारी इनपुट को भी कंट्रोल कर रहा था और ये हमारी आउटपुट को भी कंट्रोल कर रहा था और ये हमारी जो है मेमोरी उसके साथ भी इंटरकनेक्टेड था। यानी कि इसने ये डिसाइड कर रहा था कि मैंने मेमोरी से डाटा लेना है या मैंने मेमोरी में डाटा स्टोर करवाना है। फिर ये था कि ये इसने यूज़र से इनपुट लेनी है और जो इनपुट ली है उसको इसने कहाँ पे स्टोर करवाना है या उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। उसके बाद ये ए एल यू के साथ भी जो था कोऑर्डिनेट कर रहा था कि ए एल यू से इसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाना है। उसके बाद ये आउटपुट डिवाइसेज जो हमारी लगी हुई हैं उनके साथ भी ये जो था कोऑर्डिनेट कर रहा था कि इसने आया आउटपुट पे डाटा देना है, अगर डाटा देना है तो कौन सा डाटा देना है या डाटा इसने मेमोरी में स्टोर करवाना है, वट। उसके बाद जो था ये कि ये हमारे पास जो मेमोरी के
ज़ाहिर बात है जो हमारी मेमोरी है उसमें भी डाटा जो है वो स्टोर हुआ है। अब जो हमारा कंट्रोल यूनिट है यही डिसाइड कर रहा है कि इसने जो है वो मेमोरी से डाटा लेना है या डाटा नहीं लेना, या इसने अगर मेमोरी से डाटा लेना है तो इसको उस पे उसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद इसने उसको डाटा को कहाँ पे स्टोर करवाना है। अब ये सेकंड लास्ट है कि ये हमारे पास जो है वो इनपुट डिवाइसेस के साथ भी जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, और जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके साथ भी ये हमारे पास लिंक है। अब जैसा कि आप लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास ये जितना भी हमारे पास कंट्रोल यूनिट है ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन कर रहा है, मतलब ये डाटा को ट्रांसफ़र करवा रहा है या ये बता रहा है कि हमने कौन सा डाटा जो है ना वो सपोज करें कि ये एएलयू को बता रहा है कि कौन सा काम इसने करना है, ये मेमोरी को बता रहा है कि इसने डाटा स्टोर करना है या डाटा रिट्रीव करना है, ये इनपुट को बता रहा है कि इसने आया इनपुट लेनी है यूज़र से या इनपुट नहीं लेनी, ये आउटपुट को बता रहा है कि इसने आउटपुट पे डाटा शो करवाना है या नहीं करवाना है। इन शॉर्ट कि ये ऑर्डर कर रहा है या ये एक कंट्रोल दे रहा है दूसरी डिवाइसेस को, खुद जो है इसकी खुद जो है ये डाटा को कुछ भी मतलब ये प्रोसेस नहीं कर रहा है। जो हमारे पास लास्ट था कंपोनेंट ऑफ सीपीयू वो हमारे पास अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट एएलयू। अब एएलयू का जो काम है ना वो बेसिकली जो है वो अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं जो बेसिक ऑपरेशन है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब एएलयू को कैसे पता चलता है कि मैंने कौन सा ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म करवाना है। इसके लिए ये जो है ना हमारे पास ऑपरेंड वन, सपोज करें कि हमारे पास जो यूज़र है वो हमें इनपुट देता है कि उसने सी में रिजल्ट को स्टोर करवाना है, और जो सी में रिजल्ट कौन सा स्टोर करवाना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमारे पास जो है ये ऑपरेंड वन पे ए आ जाएगा और ऑपरेंड टू पे जो है ना वो बी आ जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास ऑपकोड है, अब इसका जो है ना ये एडिशन का कोरस्पॉन्डिंग जो एडिशन वाली बिट है ना, ये ऑपकोड उसको जो है ना वो एक्टिव करवा देगा, यानी कि उसकी जो है ना ये वैल्यू 1 कर देगा। अब यहाँ से इनपुट ए आएगी, यहाँ से इनपुट बी आएगी, और ये जो है हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो ऑपकोड ने जो है वो प्लस वाला जो है ना वो ऑपरेशन उसको क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब ये जो है वो हमारे पास एयर जो है ये इस पे बेसिक जो है फंक्शन परफॉर्म करेगा, और डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो है ना वो हमें आउटपुट पे रिजल्ट जो है ना वो हमारे शो कर देगा। जो रिजल्ट है हमारा वो हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए, यानी कि ऑपरेट वन, उसके बाद ऑपकोड प्लस बी। जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा हमारे पास टॉपिक है वो है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू। तो जो जीपीयू है ना इसको हम वीडियो कार्ड भी कहते हैं और इसको हम ग्राफिक कार्ड्स भी बोलते हैं। जो जीपीयू है ना इसका जो मेजर जो पर्पस है या इसका जो हमारे पास जो बेनिफिट्स है या इसको बनाने का जो पर्पस है वो हमारे पास ये है कि हम इसकी मदद से पिक्चर्स को डिस्प्ले करवा सकें, जो हाई पिक्सल की वीडियोस हैं या पिक्चर्स हैं उनको हम वीडियोस को रन कर सकें, और इसमें हम 2D या 3D जो है ना वो एनिमेशन कर सकें। और इसके अलावा जो है ये जितनी भी हमारे पास जो गेमिंग्स वगैरह हो रही हैं उनके लिए जो हमारे पास जो जीपीयू है ये यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो हमारे पास जो सीपीयू है वो भी तो यही काम कर रहा था ना, कि मतलब वो भी तो ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा है, तो फिर हमारे पास जो है जीपीयू या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो उसका जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है इसको यूज़ करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि इसमें जो हमारे पास जो कैलकुलेशन है या जो हमारे पास से ए एल यू वाले ए एल यू फंक्शन है, अब जो बेसिकली जो है ना वो हमारे कंप्यूटर की सारी जो प्रोसेसिंग है या जितने भी हमारे पास प्रोसेस हो रहे हैं कंप्यूटर में या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास ए एल यू में उनको हम बोलते हैं। तो उनके लिए जो है हमारे पास जो जीपीयू है ये जो हाई हाई स्पीड के साथ जो है ना वो ए एल यू जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करता है बनस्बतन सी पी यू के साथ। और जितनी जल्दी जो है ये ए एल यू के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होंगे उतनी ही जल्दी जो है ना वो हमारे पास हमारे सिस्टम की जो है ना वो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। उसके बाद
ये जैसा कि पीछे बताया गया है कि जो हमारे पास जीपीयू हैं इनको हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो हमारे पास जो गेमिंग के लिए होती है, क्योंकि इसकी जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद अगर हमने हाई पिक्सल्स की जो पिक्चर्स हैं उनको एडिट करना हो, या हमने वीडियो को एडिट करना हो, तो या हमने कोई हाई लेवल का जो है वो कंटेंट क्रिएट करना हो, तो उसके लिए जो है ना वो हमें जीपीयू जो है वो हेल्पफुल करता है। उसके बाद जो मॉडर्न इन द प्रेजेंट टाइम जो जीपीयू है वो हमारे पास जो है ना वो मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। मशीन लर्निंग में हमारे पास जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, और हमारे पास डीप लर्निंग वगैरह जो आ जाती हैं उनके लिए भी हम जो है ना वो जीपीयू को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जीपीयू जो है ना वो हाईली एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक कंपैरिजन है कि जो हमारे पास सीपीयू है और हमारे पास जो जीपीयू है, इनमें आखिर डिफरेंस क्या है। अब जो हमारे पास सीपीयू है इसमें हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट होता है, और हमारे पास अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होते हैं, और ये हमारे पास जो है ना वो हमारी मेमोरी होती है। अब इसमें जो हमारे पास लो कंप्यूट डेंसिटी का मतलब है कि इसमें जो हमारे पास कंप्यूटेशनल डेंसिटी है इसकी किसी भी चीज़ को पर फंक्शन परफॉर्म करने की वो थोड़ी सी कम होती है, मतलब ज़्यादा ये फास्ट नहीं होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंट्रोल लॉजिक्स होते हैं, मतलब जो इसका सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि हर चीज़ जो है ना वो एक हर फंक्शन जो है ना वो दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट होता है। उसके बाद है लार्ज कैशे, मतलब ये हमारे पास होता है कि हमारे पास जितना मेमोरी का साइज ज़्यादा होता जाएगा, हमारे जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो उतनी डिक्रीज होती जाएगी। इन शॉर्ट कि जो हमारे पास मेमोरी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी सिस्टम की एफिशिएंसी के। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी, हमारा जो सिस्टम्स है उसको हमारा जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको प्रोसेस करने में, उसको ढूँढने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, और अल्टीमेटली जो हमारी एफिशिएंसी है वो हमारे पास कम हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास ये ऑप्टिमाइज़ इसमें हमारे पास जो अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होते हैं, जैसे ये देखें ये 1, 2, 3 और ये 4, ये हमारे पास 4 अरिथमेटिकल लॉजिक लगे हुए हैं। और सपोज़ करें कि अगर हमारे पास ये चारों एट अ टाइम मतलब परफॉर्म कर रहे हैं कि चारों के चारों जो एएलयू हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये एक फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, चौथा ये कर रहा है, और अगर हमारे पास मोर देन 4 इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम आ जाती हैं, तो ज़ाहिर बात है उसको डिले उतना ही डिले आएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद जो है वो हमारी जो इसमें पाइपलाइनिंग है, या पाइपलाइंस हैं जो हम इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक कर सकते हैं, वो भी इसमें जो है सीपीयू में वो बहुत कम होती है। मैक्सिमम हम इनको जो कर सकते हैं ना वो 30 स्टेजेस तक जो है वो उसको कर सकते हैं। फिर इसमें जो हमारे पास लेटेंसी रेट होता है वो भी इसमें रिलेटिव टू जीपीयू जो है वो सीपीयू में बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके बाद जो है हमारे पास पैरेललिज्म जो है ना वो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब ये पैरेलल डाटा को पैरेलल में बहुत ज़्यादा कम परफॉर्म करता है। अब अगर हम जीपीयू की बात करें, तो मैं यहाँ से आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि इसमें जो था हमारे पास सिर्फ 4 अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट थे, और इसमें ये देखें हमारे पास आई थिंक मिलियंस ऑफ जो है ना वो हमारे पास अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है ना वो लगे हुए हैं। अब बेसिकली जो हमारा जो मेजर फंक्शंस हैं या हमारे जो टास्क है जितनी भी फंक्शंस हैं उनको जो परफॉर्म कर रहा है वो हमारा अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट ही कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद ये देखें इसमें जो है हमारे पास कंट्रोल यूनिट है वो भी बहुत कम है, और इसमें जो है ना वो रिलेटिव टू सीपीयू मेमोरी बहुत ज़्यादा कम है। अब जितनी हमारे पास मेमोरी कम होगी उतना जो है ना वो हमारे कंप्यूटर को या हमारे सिस्टम्स को जो डाटा है उसको रिट्रीव करने में, या डाटा को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको कम वक्त लगेगा। और जितने उसके पास जो है एएलयू जितने ज़्यादा होंगे उतना ही जो है वो अपना फंक्शंस को ज़्यादा एफिशिएंटली और मोर देन वन फंक्शंस को जो है ना वो एट द सेम टाइम वो परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद जो है इसकी हाई कंप्यूट डेंसिटी, मतलब ये एक लार्ज जंक ऑफ डाटा को जो है ना वो एक शॉर्ट टाइम में इसको कंप्यूट कर सकता है। उसके बाद जो है ये मेमोरी को जो है ये शॉर्ट टाइम में एक्सेस कर सकता है, और उसके बाद ये जो है ना पैरेलल ऑपरेशंस को, मतलब मोर देन वन ऑपरेशंस
को परफॉर्म करने के लिए ये एट अ टाइम जो परफॉर्म करने की जो है इसमें सलाहियत होती है। उसके बाद जो इसमें पाइपलाइन्स होती हैं यानी कि नंबर ऑफ स्टेजेस को उन्होंने डिवाइड किया होता है, वो भी इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टेजेस होती हैं। मतलब जितने हमारे पास स्टेजेस कम होंगे उतने हम डाटा को जो है ना वो एफिशिएंटली और लेस टाइम में जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसमें जो है ना वो हमारे पास हाई थ्रू आउटपुट होती है। थ्रू आउटपुट का मतलब है हमारे पास जो इनपुट है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमें आउटपुट है वो कम टाइम में और मोर एफिशिएंट जो है ना वो मिल रही है। और इसके हाई लेटेंसी रेट होता है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो नए जीपीयूज आ रहे हैं उनमें जो डाटा का फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है। और उसमें जो है वो पाइपलाइनिंग जो हमारे पास पैरेललिज्म है वो भी बहुत अच्छे से वो कर रहा है डाटा को परफॉर्म पैरेलल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टीपीयू। टीपीयू क्या होता है? टीपीयू होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं इसमें सारा टोटल। इसमें सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन, आर्किटेक्चर ऑफ टीपीयू परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन ऑफ टीपीयू, फीचर ऑफ टीपीयू। उसके बाद आ जाता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आ जाता है इसका इंट्रोडक्शन टीपीयू का। टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट और गूगल कस्टमर डेवलप एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट। ये जो है ये गूगल कस्टम डेवलप एप्लीकेशन है जो कि मशीन लर्निंग जिसका वर्ड का लोड बहुत ज़्यादा होता है इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद आ जाता है जनरेशन ऑफ टीपीयू। इसमें सिंपल है ये टीपीयू की जो जनरेशन है उनकी पिक्चर दिखाई है, इनका सर्किट दिखाया हुआ है। इसके बाद आ जाता है आर्किटेक्ट ऑफ टीपीयू। आर्किटेक्ट में इसमें ये होता है कि किन चीज़ों पर इसका आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। इसमें बहुत सी डिफरेंट टाइप की कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूनिट होता है MMU। उसके बाद सिटोलिक्स अरे वन चिप मेमोरी होती है। और ये जो वन चिप मेमोरी है स्टोर डाटा को स्टोर जो होती है उसको करने के लिए होती है। इसके बाद आ जाता है टीपीयू है ना जो CPU बेस्ड होस्ट मशीन है ना जो उसके साथ कनेक्ट होता है। ये इसलिए कनेक्ट क्यों होता है, ये कुछ ऑपरेशन होते हैं जो हम ना टीपीयू पे परफॉर्म नहीं कर सकते। और जो ऑपरेशन हम टीपीयू पे परफॉर्म नहीं ना कर सकते उनको परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे ना एक CPU बेस्ड होस्ट पे मशीन इस्तेमाल करते हैं। और जो ये हॉर्स स्पीड जो है ना वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग डाटा फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज, प्रोसेसिंग डाटा एंड सेंडिंग डाटा टू टीपीयू। उसके बाद यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम दी हुई है कि वो किस तरह काम करता है, किस तरह इसकी इनपुट है, किस तरह उसके आउटपुट है, उसका सारा वर्किंग प्रोसेस इसमें बताया गया है। इसके बाद आ जाता है इसकी परफॉर्मेंस ऑफ टीपीयू। ये टीपीयू की परफॉर्मेंस है ना जो वो CPU और GPU से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जब इसमें ट्रेनिंग एंड इंटरफेरेंस आप डीप लर्निंग की जाती है तो इसमें इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है CPU और GPU की निस्बत। अब यहाँ पे ये बताया गया आगे कि इसकी स्पीड क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पैरालाइजिंग ऑपरेशन होते हैं, यानी कि एक ही टाइम पे बहुत से ऑपरेशन होते हैं जिसकी वजह से ये बिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद टीपीयू जो है ना वो आइडियल किस लिए होते हैं, मशीन डीप लर्निंग एप्लीकेशन जिनको परफॉर्मेंस भी हाई चाहिए होती है और एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये लार्ज स्केल डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद द कम्बिनेशन ऑफ स्पीड स्केलिंग एनर्जी ऑफ एफिशिएंसी मेक देम वेल सूटेबल फॉर मशीन लर्निंग। मशीन डीप लर्निंग एप्लीकेशन जिनको परफॉर्मेंस भी हाई चाहिए होती है और एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये लार्ज स्केल डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद द कम्बिनेशन ऑफ स्पीड स्केलिंग एनर्जी ऑफ एफिशिएंसी मेक देम वेल सूटेबल फॉर मशीन लर्निंग एंड AI एप्लीकेशन। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ टीपीयू। जो टीपीयू है ना वो यूज़ होता है मेडिकल इमेजेस एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग के लिए, सच एज MRI एंड CT स्कैन इमेजेस। They help speed up processing, identify pattern and abnormal in medical images, leading to faster, more accurate diagnosis. The use of TPU in manufacturing can help optimize process and reduce manufacturing defect. They can also help identify a quality issue in real time and adjust process accurately. इसमें यही बताया हुआ कि इसका जो इसकी क्वालिटी का है ना जो इशू वो रियल टाइम में बहुत कम होता है। इसमें उसका रियल टाइम जो एप्लीकेशन है उसका आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके बाद ये है कि टीपीयू जो है ना वो
ऑटोमोस जो व्हीकल्स है ना डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें जो कम्प्लेक्स सेंसर होते हैं और जो वो क्विकली और सेफली डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी वजह से ये ऑटोमोस व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फीचर ऑफ टीपीयू। फीचर ऑफ टीपीयूज़ में सबसे पहले आ जाता है कि जो टीपीयूज़ है ना वो यूनिट बहुत प्रमोजिंग है, और इसकी वजह से ये इंडस्ट्री में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और मशीन लर्निंग की भी इंडस्ट्रीज़ है ना वो इस पर ईजीली काम कर सकती है, जिसकी वजह से बहुत बेहतर है उनके लिए। उसके अलावा जो मशीन लर्निंग के लिए माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चाहिए होता है, उसमें ये होता है कि वो बहुत एफिशिएंट हो और उसकी एनर्जी है ना जो वो कम ले, और इसमें टीपीयू में हमें यही फ़ायदा है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है और पावर कंजप्शन है ना वो कम होती है। इसके थर्ड पॉइंट में ये बताया है कि फीचर ऑफ टीपीयू है ना जो वो बहुत ब्राइट है, क्योंकि जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ है ना जो मशीन लर्निंग और एआई पे काम कर रही हैं उनका वो इसी टीपीयू को रिकमेंड करती हैं दूसरे यूनिट्स की बजाय। और इसके बाद ये है कि इसमें मज़ीद और भी इसमें चेंजिंग की जा सकती हैं जो कि नेक्स्ट ईयर में, ताकि इसे मोर एक्यूरेट और मोर फास्टर और मोर एडवांस। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Usman, and I will talk about VPU, a visual processing unit. Visual processing unit is an application specific integrated circuit designed specifically for accelerating vision based tasks in artificial intelligence and machine learning applications. VPUs are optimized for processing visual data such as images and videos, are commonly used in applications like image recognition, object detection, and facial recognition and video analytics. So let's move toward the image. This is our VPU. Now we will talk about how VPU works. VPUs are designed to process visual data with high efficiency and performance. They typically include specialized hardware accelerators such as convolutional neural networks, accelerators, and image signal processors that are optimized for visual-based tasks. These hardware accelerators enables VPUs to perform tasks like image filtering, feature extraction, and object detection in parallel, which results in faster and more power efficient processing compared to general purpose processors like CPUs or GPUs. And here are some benefits of using a VPU. Using a VPU in vision-based applications offers several benefits, including high performance. In high performance, VPUs are optimized for vision-based tasks and can deliver high performance with low latency, making them suitable for real-time applications. Energy efficiency. VPUs are designed to minimize power consumption, making them well suited for edge devices and battery-powered applications. Reduce latency. VPUs can process visual data quickly, enabling low latency inference for real-time applications. Increased privacy. VPUs can perform on-device processing, reducing the need to transmit sensitive visual data to cloud for programming that can enhance privacy and security. And let's move toward the applications of VPUs. VPUs are used in a wide range of applications, including surveillance and security. VPUs can be used in video surveillance systems for tasks such as object detection, tracking and recognitions, automotive. VPUs can enable advanced driver assistance and autonomous driving applications, including lane detection, pedestrian detection, and traffic signal recognitions. Robotics. VPUs can be used in robotics for tasks such as object recognition, scene understanding, and navigation. Augmented reality and virtual reality. VPUs can accelerate visual processing tasks in AR and VR applications such as object tracking, recognition, and 3D reconstructions.
Limitations of VPUs. While VPUs offer many benefits, they also have some limitations, including limited flexibility. VPUs are designed for specific vision-based tasks and may not be suitable for other types of computations. Cost. VPUs are specialized hardware and may be more expensive than general purpose processors like CPUs or GPUs. Scalability. VPUs may have limitations in terms of scalability and may not be ideal for processing large-scale visual data or complex models. Now we will talk about some advantages of VPUs. High performance. VPUs are optimized for vision-based tasks and are designed to deliver high performance with low latency. They can perform tasks such as image filtering, feature extraction, object detection in parallel, enabling real-time processing of visual data with high accuracy and efficiency. Second one is energy efficiency. VPUs are designed to minimize power consumption, making them well suited for edge devices and battery powered applications. They are optimized for processing visual data with high efficiency, which can help reduce overall power consumption in vision based system, making them more energy efficient. Reduced latency. VPUs can process VPUs can process visual data quickly, enabling low latency interference for real-time application. This can be critical in applications such as autonomous vehicles, drones, and robotics, where real-time decision-making responses are crucial for safe and efficient operation. Increased privacy. VPUs can perform on-device processing, reducing need to transmit sensitive visual data to the cloud for processing. This can help to enhance and security by minimizing the exposure of visual data to external network. Here are some disadvantages. Limited versatility. VPUs can specialize hardware accelerator optimized for vision-based tasks, which mean they may not be well suited for other types of processing tasks. If any application requires a diverse range of computation beyond vision processing, a general purpose processor may be more versatile. Cost. VPUs may add additional hardware cost to a system as they are specialized component that may require specific integration and customization. This can increase overall cost of the system, especially for low volume or cost sensitive applications. Development complexity. Developing software and algorithms for VPUs may require special expertise and resources. Optimizing and portion vision-based algorithms to run efficiently on VPU may involve additional development effort and complexity, including understanding the hardware architecture, programming model, and optimization techniques. Rapid technology evolution. VPUs, like other hardware, are subject or evolutions obsolescence. Newer and more advanced VPUs may become. This can pose challenges in terms of long term and maintenance for applications that rely on specific VPUs models.